आपके असाइनमेंट प्रैक्टिकल्स वगैरह भी होंगे और इन सब चीज़ों में आप बहुत ही फंस चुके होंगे। और अगर आपने और भी सब्जेक्ट की पढ़ाई नहीं की है, जैसे बिज़नेस स्टडी हो गया, इंग्लिश हो गया, तो वो कहीं ना कहीं उस पर भी आप थोड़ा ध्यान दोगे। बट इन सभी के बीच एक चीज़ जो रह जाती है वो है टाइम। क्योंकि आप जो है टाइम सही से नहीं दे पाते, चाहे आप कहीं भी क्लासेस ले रहे हो, और जिस वजह से आपके जो सिलेबस हैं वो भी धीरे धीरे रह जा रहे हैं और एक साथ आपके ऊपर बर्डन हो रहा है। तो मेरा आपको जो है एक नसीहत ये है कि जो चीज़ आप नहीं कर पा रहे हो तो आप प्लीज़ उसके लिए थोड़ा सा टाइम निकालो। जो टाइम आप जैसे 8 घंटे सोते हो तो 7 घंटे सो, 6 घंटे सो, लेकिन आप अपने काम को ज़रूर कंप्लीट करो। आप इस वजह से मत छोड़ो कि मेरे पास टाइम नहीं है या मैं बिज़ी हूँ। ये आप सिर्फ खुद से जो है ये चीज़ें कर रहे हो। अगर आप उसको हैंडल कर सकते हो तो आप प्लीज़ करो, क्योंकि प्रेशर जो है वो तो आपके पे ऊपर होगा ही, और रियल लाइफ में इससे ज़्यादा प्रेशर होगा। तो कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को समझिए। तो यहाँ जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका ये चैप्टर मिसिंग होगा। और मिसिंग क्या, आप कह सकते हो कि ये चैप्टर कुछ बच्चों को समझ में भी नहीं आया होगा, अंडरस्टैंडिंग उनकी जो है नहीं रही होगी। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मेन मोटिव यही है कि आप जो इन भाग दौड़ में या और सारे सब्जेक्ट में जो आप इतना ज़्यादा फोकस रख चुके हो, जिसकी वजह से आपने इस चैप्टर को छोड़ दिया है। और ये चैप्टर एक तो इम्पॉर्टेंट भी है, और कहीं ना कहीं ये एक तरह से लेंथी और थोड़ा सा इजी तो है नहीं, ठीक है ना। तो मॉडरेट लेवल का है, तो इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको ये चैप्टर को समझा रहा हूँ। आप एक बार नहीं तो दूसरी बार वीडियो को देख के जो है इनको अच्छे से आपने करना है, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं हम चीज़ों को। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द एक्सेस डिमांड, कि एक्सेस डिमांड आपकी क्या होती है। तो मैं अगर सिंपल सी आपको बात कहूँ कि अगर आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा जो मैं ऊपर ड्रॉ कर रहा हूँ, कि इस तरीके से डायग्राम है। और मैंने आपको बोला था कि इक्विलिब्रियम लेवल, क्योंकि चैप्टर 8 अगर आपने पढ़ा है तभी आपको चैप्टर 9 भी समझ में आएगा, अदरवाइज़ आप भूल जाइए कि आपको ये चैप्टर आएगा। तो इक्विलिब्रियम के बारे में हमने पढ़ा था, जहाँ पर एक लाइन जो एक नीचे की तरफ डाउनवर्ड होती है इसको हम एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं, और एक लाइन ऊपर की तरफ सीधी 45 डिग्री का जो एंगल लेके चलता है उसे हम एग्रीगेट सप्लाई कहते हैं। और यही इनकम होती है, यानी इनकम मतलब नेशनल इनकम होती है। तो जहाँ ये एक दूसरे को कट करते हैं ये इनका इक्विलिब्रियम लेवल होता है, ठीक है। और इस इक्विलिब्रियम लेवल पे ये बता रहा है कि यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जो है दोनों इक्वल हैं, और ये जो है फुल एम्प्लॉयमेंट है। कहने का मतलब है आपके पास फुल एम्प्लॉयमेंट है। और आपको मैं ये बता दूं, कहीं ना कहीं आपने केन्स की थ्योरी पढ़ी हो तो उस पे हमने यही पढ़ा है कि फुल एम्प्लॉयमेंट पे जहाँ एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे के इक्वल होते हैं तो वो आपका एक इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। हालांकि केन्स ने ये भी बोला है कि ये इक्विलिब्रियम जो है अंडर एम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है और ओवर एम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है। तो वो जो चीज़ है वो तो कहीं ना कहीं एक डिबेट का एक क्वेश्चन बन जाता है। बट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि व्हाट इज़ द एक्सेस ऑफ डिमांड, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे, अगर आपने मीनिंग पढ़ी है, यहाँ पर कह रहा है एक्सेस डिमांड रेफर टू द सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड यानी एडी इज़ मोर देन द एग्रीगेट सप्लाई कॉरेस्पॉन्डिंग टू द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट। देखिए यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट है। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है जितने भी लोग जो काम करने के लिए एज अ एबल हैं, अब प्लस वो एक्चुअली में वांट है, उनको चाहिए, और वो एक्चुअली में वर्क भी कर रहे हैं, तो वो फुल एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। जो अपनी मर्जी से काम नहीं कर रहे हैं तो उनको हम एम्प्लॉयमेंट में काउंट नहीं करते। तो इट्स मीन फर्स्ट इज़ दैट कि फुल एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, नंबर वन। एंड एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे के क्या होने चाहिए, कॉरेस्पॉन्डिंग होनी चाहिए, यानी कि इंटरसेक्ट करना चाहिए। वो आपका एक इक्विलिब्रियम लेवल होता है, ठीक है।
लेकिन लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ एक वर्ड है मोर देन। कहने का मतलब आप देखिए डायग्राम आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये जो डायग्राम है जहाँ पर ये एग्रीगेट डिमांड की लाइन जा रही है, जो ये एडी है आपको ये सब दिख रहा होगा, और ये एएस वाली लाइन है जो मैंने ऊपर ही बताया था, ये इसका इक्विलिब्रियम लेवल है जो कि लिखा है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। लेकिन आपका एक इमेजिनरी लाइन जा रही है जो इस डॉट डॉट करके जो इस तरीके से जा रही है, जो यहाँ एफ को डिनोट कर रही है, ठीक है। और ये जो एडी है यानी एग्रीगेट डिमांड ऊपर हो गया। कहने का मतलब आपकी जो है डिमांड ज़्यादा हो रही है लेकिन आप सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। भाई ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए एक तो पहली चीज़ फुल एम्प्लॉयमेंट, आप अब आप और एम्प्लॉय को तो लगा नहीं सकते काम पे, क्योंकि अगर आप और एम्प्लॉय कैसे लगा देंगे जब आप खुद कह रहे हैं कि भाई फुल एम्प्लॉयमेंट है। और जब तक आप एम्प्लॉय को लगाएंगे नहीं आपका सप्लाई बढ़ेगा नहीं, और सप्लाई बढ़ेगा नहीं तो ये एक दूसरे के इक्विलिब्रियम तो होगा नहीं। तो एक्सेस डिमांड वो सिचुएशन है जब आपका इक्विलिब्रियम से ऊपर की तरफ कट करे, ठीक है। ये आप एक लाइन देख रहे हैं, ये सीधे आपको पेपर में बनाना हुआ ये लाइन, कि ये जो लाइंस जा रही है इमेजिनरी डॉट डॉट वाली, ये वो बता रहा है जिसमें आपका जो है ये एक्सेस डिमांड है, ठीक है। और इसी को इन्फ्लेशनरी गैप बोलते हैं, यानी ये जो गैप है, ये जो मैं शेडेड कर रहा हूँ, ये जो है आपका ये है इन्फ्लेशनरी गैप। यानी इन्फ्लेशनरी गैप का मतलब ये है कि आप लोगों की डिमांड को फुलफिल नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से जो है प्रोड्यूसर प्राइस को बढ़ा देगा। और आपने 11 से पढ़ते हुए आ रहे हो कि अगर प्राइस हाई हुआ है, यानी प्राइस अगर हाई हुआ है तो कहीं ना कहीं डिमांड धीरे धीरे कम होती जाएगी, क्योंकि हम लोगों की डिमांड फुलफिल नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारे पास जितने भी एम्प्लॉय हैं वो फुल हैं और हम कोई एक्स्ट्रा एम्प्लॉय नहीं लगा सकते हैं, तो हमें अपना प्राइस बढ़ाना पड़ेगा, जिससे महंगाई होगी, यानी इन्फ्लेशनरी गैप, कि लोग जो है ज़्यादा परचेज कर रहे हैं, ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, बट हम सप्लाई उतना प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है ये जो डायग्राम है उसका एक्सप्लेनेशन साइड में दिया है, आप इसे आराम से पढ़ सकते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 5, ठीक है। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लो जी, यहाँ पे बोल दिया है कि बताइए वो कौन सा रीज़न है जिसकी वजह से डिमांड एक्सेस हो सकते हैं। तो ये बॉक्स में आप देख रहे हैं, सबसे पहले लिखा है राइज इन परपेंसिटी टू कंज्यूम। और आपको मैं बता दूं, परपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब अगर आपने पढ़ा हो पीसी, परपेंसिटी टू कंज्यूम, और इसी के आगे मैं अगर ए लगा दूं तो एवरेज परपेंसिटी टू कंज्यूम हो गया एपीसी, और ऐसे ही हम एमपीसी भी लगा सकते हैं, ठीक है। हमने 7th चैप्टर में ये पढ़ा है, जैसे जैसे लोगों की इनकम इंक्रीज होती है, क्योंकि कंजम्पशन हमेशा इनकम पे डिपेंड करता है, इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा। और हमने ये भी पढ़ा है जब इनकम ज़ीरो होती है फिर भी लोग जो है कंजम्पशन करते हैं, और ऐसी कंजम्पशन को हम ऑटोनोमस कंजम्पशन कहते हैं। लेकिन जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाती है आप अपना कंजम्पशन भी बढ़ाते रहते हैं। तो ये चीज़ हमें समझ में आ गई कि सर इनकम यानी वाई और कंजम्पशन में डायरेक्ट रिलेशन होता है, कि जैसे जैसे लोगों की इनकम इंक्रीज होगी कहीं ना कहीं कंजम्पशंस भी क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। तो वही कह रहा है एक्सेस डिमांड मे बी रेज बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन कंजम्पशन ड्यू टू रेज इन परपेंसिटी टू कंज्यूम। और लोग जो है सेविंग कम कर रहे हैं, यानी फॉल इन द परपेंसिटी टू सेव, यानी वो सेविंग कम कर रहे हैं और कंजम्पशन ज़्यादा कर रहे हैं, जिस वजह से डिमांड ज़्यादा हो रही है। और इसकी वजह क्या है, लोग क्यों इतने ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, कंजम्पशन कर रहे हैं, क्योंकि आपने टैक्स कम कर दिया। टैक्स कम कर दिया तो इसीलिए जो है आप जो प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हो वो आपका एज अ नॉर्मल कॉस्ट से कम हो गया, जिसकी वजह से जो है लोगों ने डिमांड चालू कर दिया, ठीक है। और कह रहा है इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज होने का मतलब यहाँ लिखा हुआ है अरेज इन गवर्नमेंट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विस ड्यू टू इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर विल रिजल्ट एक्सेस द डिमांड, ठीक है ना। क्योंकि गवर्नमेंट की भी कुछ ना कुछ डिमांड रहती है भाई गुड्स और सर्विस को लेके, तो कहीं ना कहीं वो भी चाहते हैं, यानी गवर्नमेंट भी इन चीज़ों पे खर्च कर रही है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट की जो डिमांड है वो भी इसमें काउंट की जाती है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि गवर्नमेंट भी जो है एक्सपेंडिचर यानी खर्च कर रही है, और कोई चीज़ खर्च तब होता है जब कोई ना कोई कंज्यूम करता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है फॉल इन इम्पोर्ट।
फॉल इन इंपोर्ट का मतलब है आपने अदर कंट्री से कोई इंपोर्ट नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है ना, लोगों की जब डिमांड होती है वो दो तरफ जाते हैं, एक तो वो अपनी डोमेस्टिक कंट्री की तरफ जाते हैं या वो अदर कंट्री से इंपोर्ट करते हैं। अब आप सपोज करिए, अब आपने कहा कि हम इंपोर्ट नहीं करना चाहते क्योंकि जो सामान हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो कॉस्टली हो रहा है, हम क्यों ना अपने ही कंट्री में परचेज कर लें, इजी है और फालतू के कोई टैक्स भी नहीं लगेंगे। तो लोगों ने जो है इंपोर्ट को कम कर दिया, जिसकी वजह से डोमेस्टिक डिमांड बढ़ गई और डिमांड बढ़ने से आपका एक्सेस डिमांड जो है इंक्रीज हो गया। ठीक है, और यहाँ बता रखा है डिक्रीज इन इंपोर्ट ड्यू टू हाई इंटरनेशनल प्राइस, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में जो है गुड्स के या सर्विस के प्राइस हाई हो गए, जिसकी वजह से लोग जो है इंपोर्ट कम कर रहे हैं और वो डोमेस्टिक यानी अपने घर में ही जो है चीज़ों को परचेज कर रहे हैं। रेज इन एक्सपोर्ट, excess demand may also raise when the demand for export increase due to comparative lower price of domestic goods or due to decrease in exchange rate domestic currency। ठीक है, क्या है, अगर मैं कहूँ मेरे पास मार्केट एक छोटा सा मार्केट है जो कि ये इंडिया की मार्केट है, और अब मैंने क्या किया, इंडिया में तो मैं सामान सेल कर रहा हूँ, मैं अब अदर कंट्रीज़ को भी जो है एज अ मार्केट के तौर पे यूज़ कर रहा हूँ। इसका मतलब अभी ये एरिया मेरा बड़ा हो गया। तो कह रहा है कि जब किसी भी कंज्यूमर्स को लगता है, क्योंकि कंज्यूमर हमेशा लोअर प्राइस के पीछे ही भागता है, तो अगर सपोज करो अमेरिका में बैठा एक आदमी, वो ये देख रहा है कि अमेरिका में ये सामान मुझे महंगा मिल रहा है, मैं इंडिया में चेक करता हूँ और इंडिया में चेक किया वो सामान जो है बहुत सस्ता है, तो अमेरिका वालों ने क्या किया, इंडिया से एक्सपोर्ट करने लगे, जिससे एक्सपोर्ट की यानी कि कंजम्पशन ज़्यादा होने लगा। ठीक है, तो ये एक रीज़न है जिसकी वजह से जो है डिमांड इंक्रीज हो सकता है। तो और नेक्स्ट जो पॉइंट है जिसकी वजह से डिमांड इंक्रीज है वो है डेफिशिएट फाइनेंसिंग। कहने का मतलब ये है कि एक्सेस डिमांड मे बी कॉज ड्यू टू इंक्रीज द मनी सप्लाई कॉज ऑफ डेफिशिएट फाइनेंसिंग। ठीक है, यानी इसमें मनी सप्लाई ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होगी, यानी कि आरबीआई को इंटरफेयर करना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को पैसे चाहिए, और पैसे चाहिए क्यों चाहिए, क्योंकि उन्हें शॉपिंग करनी है, उनको खर्च करना है। तो ये सारी चीज़ों के लिए मनी सप्लाई तो फैलेगा ही फैलेगा, तो कहीं ना कहीं ये एक डेफिशिएट का काम कर सकता है। ठीक है, डेफिशिएट होगा कि आपके पास जो भी पैसा पड़ा, फिर आप आरबीआई से कहेंगे यार नोट छापो, गोल्ड दो, नोट छापो, ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। ठीक है ना, increase in investment यानी excess demand can also raise when there is an increase in investment due to decrease in the rate of interest या increase in expect return। कहने का मतलब है वो लोग जो ये कह रहे हैं कि हमें जो है किसी चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन इन्वेस्ट के लिए भी क्या चाहिए, पैसा चाहिए, तो वो मार्केट में डिमांड करेंगे कि भाई हमें भी पैसा चाहिए, वो मनी दो भाई, हमें भी पैसा दो, हम भी कहीं ना कहीं से अरेंज करेंगे, बैंक लोन लेंगे, ये है वो है। तो वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और इन्वेस्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं क्यों इन्वेस्ट करें, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो है इन्वेस्टमेंट का वो कम है और इंक्रीजिंग एक्सपेक्ट रिटर्न जो है वो ज़्यादा है। यानी ये समझ ले कि अगर मैं 1 लाख इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे रिटर्न में 3 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो लोग तो फिर तो इन्वेस्ट तो करेंगे ना, जिसकी वजह से डिमांड तो होगी। और यही सारे रीज़न है जिनकी वजह से डिमांड मार्केट में है। तो इनके क्या इफेक्ट पड़ेंगे भाई साहब, ये रहा इफेक्ट, आउटपुट पे इफेक्ट पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट पे इफेक्ट पड़ेगा सॉरी, और प्राइस पे इफेक्ट पड़ेगा। पहले क्या कह रहे हैं, आउटपुट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा कि एक्सेस डिमांड डज नॉट अफेक्ट द लेवल, क्या पड़ेगा, यहाँ लिखा है नहीं पड़ेगा, अच्छा जी लो जी नहीं पड़ेगा, खत्म। यानी एक चीज़ मुझे समझ में आ गई कि आउटपुट पे इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। बोलोगे सर क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक तो पहली चीज़ फुल एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, और फुल एम्प्लॉयमेंट है, इसका मतलब ये है कि हम उतना ही सप्लाई देंगे जितना हमारी कैपेसिटी है, हम नहीं इंक्रीज कर सकते डिमांड के बराबर, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट तो फुल है, यानी सारे के सारे लोग काम कर तो रहे हैं, हम क्यों, अब हमसे तो सप्लाई इंक्रीज होगा ही नहीं, और सप्लाई इंक्रीज नहीं होगा इसका मतलब आउटपुट वैसे का वैसा ही रहेगा। तो ये कह रहा है आउटपुट में कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज। तो मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि आउटपुट में कोई चेंज नहीं होगा, आप डिमांड करते रहिए। एम्प्लॉयमेंट में भी कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट है, तो भाई किसी को और कैसे काम पे लगा सकते हैं जब पूरे के पूरे लोग काम कर ही रहे हैं।
तो इसका मतलब इसमें भी जो है नो चेंज। ठीक है। हाँ, अगर मैं प्राइस की बात करूँ, यस, हमें जो है प्राइस को बढ़ाना पड़ेगा, यार लिखा भी है रेज द जनरल प्राइस, प्राइस को बढ़ाना पड़ेगा, इंक्रीज़ करना पड़ेगा। और प्राइस इंक्रीज़ करने से ही डिमांड जो है धीरे धीरे कम होता जाएगा, और इसे तब तक बढ़ाना है जब तक ये इक्विलिब्रियम के बराबर नहीं आ जाता। ठीक है, चलिए बढ़िया है, आपको ये चीज़ समझ में आई। और इसी का उल्टा डेफिशिएंट डिमांड है, इसे आप पढ़ सकते हैं कि जैसे ये इक्विलिब्रियम लेवल है और अब इस बार इमेजिनरी लाइन नीचे की तरफ कट कर रहा है, और ये जो आपको गैप दे रहा है ना, ये एग्जाम में पूछता है कि बताइए ये गैप को कौन सा गैप कहते हैं, तो ये डिफ्लेशनरी गैप है, यानी कि यहाँ पर सप्लाई ज़्यादा हो रही है, यानी एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन लोगों की एग्रीगेट डिमांड कम है, क्योंकि देखिए नॉर्मली डिमांड यहाँ था, लेकिन अब लोगों ने डिमांड यहाँ पर नीचे की तरफ कर लिया है, यानी एडी अब यहाँ आ गया है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी डिमांड कम हो रही है। ठीक है, और डिमांड कम हो रही है तो इसकी वजह से क्या आएगा प्रॉब्लम, सेम जस्ट उसका उल्टा। ठीक है, जो अभी आपने पढ़ा है उसका जस्ट उल्टा ये लिखा हुआ है, आप एक बार इसको रीड आउट कर सकते हो और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको और ज़्यादा समझ में आए। इम्पैक्ट की बात करें तो भाई मैं अभी भी वही चीज़ पे डिपेंडेबल है कि आप बोलोगे आउटपुट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा डेफिशिएट में, तो आप ही बताइए, लोग जब डिमांड कर ही नहीं रहे तो मैं सप्लाई इंक्रीज़ करके क्या करूं, तो मुझे अपने आउटपुट को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, और जो मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ प्रोडक्शन को बंद करना पड़ेगा, और जितने भी स्टॉक बचे हुए हैं जो कि अनसोल्ड स्टॉक है उनको मुझे पहले ख़त्म करना है, यानी निकालना है, मुझे उसे बेचना है। ठीक है। हाँ, इफेक्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बिल्कुल भाई, आपका अनएम्प्लॉयमेंट धीरे धीरे क्या होगा, क्या होगा अनएम्प्लॉयमेंट, भाई अनएम्प्लॉयमेंट तो हो गई, लेकिन लोग, क्योंकि लोग डिमांड कम कर रहे हैं तो इतने लोगों से मैं काम क्यों कराऊँ, तो धीरे धीरे आपका एम्प्लॉयमेंट कम होता जाएगा और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। ठीक है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होगा, आउटपुट क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, क्योंकि लोग डिमांड कम कर रहे हैं, और प्राइस क्या होगा, प्राइस कम हो जाएगा भाई, तो यहाँ पे शायद लिखा हुआ है ये प्राइस टू फॉल। ठीक है, आपको समझ में आया होगा, और ये इसका डिफरेंस है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज़ द एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएट ऑफ डिमांड। अगर आपने वीडियो को सही से पढ़ा है तो इसका स्क्रीनशॉट प्रॉपर ले लीजिए। एंड ये रहा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा लीजिए। ये टॉपिक कह रहा है कि किस तरीके से जो है गवर्नमेंट कंट्रोल करती है एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएट डिमांड को। ठीक है, तो हम इसी पे का जो है पूरा फोकस रहेगा कि हाउ टू गवर्नमेंट कंट्रोल एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएट डिमांड। सो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, नंबर 1, this measure is a part of fiscal policy and is a term the expenditure policy of the government। अब यहाँ पर लिखा हुआ है, इन दो पॉइंट की भी आप बता सकते हो कि कब आपने जो है डिमांड को एक्सेस रखना है, कब आपने इसको डेफिशिएट करना है। ठीक है, कहने का मतलब है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो कि फिजिकल पॉलिसीज़ होती है वो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करती है। जैसे कि कह रहा है द गवर्नमेंट स्पेंड ह्यूज अमाउंट ऑफ पब्लिक वर्क लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, फ्लाईओवर, बिल्डिंग, रेलवे लाइन etc। तो आप ही बताइए कि इतने अगर मुझे रोड बनाने हैं, फ्लाईओवर बनाने हैं, बिल्डिंग बनाने हैं, रेलवे बनाना है, तो मुझे कहीं ना कहीं पब्लिक वर्क की ज़रूरत पड़ेगी, और पब्लिक वर्क की ज़रूरत पड़ेगी तो लोग काम करेंगे, और लोग काम करेंगे तो गवर्नमेंट उन पे खर्च कर रही है, और फिर लोगों की इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन बढ़ेगा, और कहीं ना कहीं वो एक्सेस डिमांड का रूप ले लेगा। ठीक है, एंड चेंज इन सच एक्सपेंडिचर डायरेक्ट अफेक्ट द लेवल ऑफ एडी। ये भी मैंने आपको बताया कि अगर इसमें चेंज आता है तो कहीं ना कहीं एग्रीगेट डिमांड जो है इंक्रीज होगा, एंड द हेल्प द कंट्रोल सिचुएशन ऑफ एक्सेस एंड डेफिशिएट ऑफ डिमांड। कहने का मतलब है अगर गवर्नमेंट ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर रही है वर्क पे
तो एक्सेस डिमांड होगा, और अगर कम खर्च कर रही है तो डेफिशिट डिमांड हो जाएगा, ठीक है ना कहीं। और इन्हीं चीज़ों पे गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, इसी तरीके से चीज़ों को अगर उनको लगता है ज़्यादा डिमांड हो रही है तो वो क्या करते हैं, एक्सपेंडिचर कम कर लेते हैं, ठीक है। चेंज इन टैक्सेस, बिल्कुल अभी हमने पीछे पढ़ा था कि अगर टैक्स कम हो जाता है तो डिमांड बढ़ जाती है, और वहीं लोग एग्रीगेट डिमांड यानी ज़्यादा हो जाता है। वहीं टैक्स अगर हम ज़्यादा लगा दें तो आपका डिमांड कम हो जाएगा, ठीक है, और ये डेफिशिट डिमांड के रिगार्डिंग काम करेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने यहाँ पे पढ़ना। यहाँ लिखा है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट एंड क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिट डिमांड, ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स हैं इनको हमें एक बार देखना है। तो इससे पहले कि आपने स्क्रीनशॉट प्रॉपर तरीके से आपने लिख लिया होगा, तो इस पे हम थोड़ा सा एक बार नज़र देखते हैं कि इसमें क्या है। आप मुझे 2 मिनट का टाइम दीजिए, मैं इसको शुरू करता हूँ। सो यहाँ हमने पिछली जो भी टॉपिक्स पढ़े और कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपको समझ में आई हैं। अदरवाइज़ एक बार और आप वीडियो देख लेना, मैंने कोई इतना ज़्यादा स्पीडली नहीं पढ़ाया, और अगर मैंने स्पीडली पढ़ाया भी है तो आपको पता है यूट्यूब पे ऑप्शन होते हैं जिसे आप स्लो में भी देख सकते हो और फास्टली भी देख सकते हो। तो आप पे सारी चीज़ें आप पे डिपेंड है। मैंने क्या कहा, मैंने आपको मटेरियल दे दिया है, अब आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से पढ़ते हैं और समझते हैं, क्योंकि अब एंड का टाइम है, आपको सारी चीज़ें पढ़ के चलनी है ताकि कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ लिखा हुआ है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट एंड यहाँ लिखा है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। These instruments aim to the influence the total value of credit in a circulation, and these instruments aim to regulate direction of credit. Means ये जो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है ये आपको एक तरीके से किस तरीके से काम करेगा, इन्फ्लुएंस द टोटल वैल्यू ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट मतलब एक तरीके से लोन, ठीक है ना। मार्केट में कितने बोरोइंग्स हैं उन पे किस तरीके से कंट्रोल करने का काम जो है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है। जैसे कि बैंक रेट, ये क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि बैंक रेट को अगर हम घटाएंगे बढ़ाएंगे तभी जो है एक्सेस डिमांड में भी इंक्रीज डिक्रीज होगा। हमने अगर आपने अगर पढ़ा हो मनी एंड बैंकिंग का, तो बैंकिंग में आपने अगर चैप्टर पढ़ा है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट जिसमें आरबीआई को इंटरफेयर करना पड़ता है, तो ये वही सिचुएशन है जब गवर्नमेंट आरबीआई को कहती है कि भाई साहब मार्केट में डिमांड जो है वो ज़्यादा हो गया है, क्योंकि आपने जो पॉलिसी बनाई हुई है क्रेडिट से रिलेटेड उसमें आपको कहीं ना कहीं चेंज करना है। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, बैंक रेट बढ़ा देते हैं, रेपो रेट बढ़ा देते हैं, जिस वजह से लोन क्या हो जाता है, महंगा हो जाता है। और जब लोन क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा, कॉस्टली हो जाएगा, तो कौन इसे परचेज करेगा। सो दैट इज़ द रीज़न क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स आर द मेजर इन्फ्लुएंस द वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट। सेकेंड पॉइंट इज ओपन मार्केट ऑपरेशन, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। इन सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे।
और यहाँ है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, इसमें जो है आप सिर्फ डायरेक्शन दे सकते हो सामने वाले को, ठीक है ना। मोरल सेंसेशन, ये भी आपने बैंकिंग के चैप्टर में पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भाई साहब, वो बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो मेजर टू करेक्ट एक्सेस डिमांड, अब देखिए यहाँ पर वही है कि अगर आपको डिमांड को करेक्ट करना है, आप बोलोगे सर करेक्ट क्या करना है, करेक्ट कैसे कर सकते हैं, तो मैंने आपको अगर डायग्राम बनाया है, सिखाया है, ये आपका इक्विलिब्रियम लेवल है, ठीक है ना। सॉरी, एग्रीगेट डिमांड के रिलेटेड बात कर रहे हैं ना हम। तो ये आपका एग्रीगेट डिमांड है और ये आपका एग्रीगेट सप्लाई है, ये इसका इक्विलिब्रियम है, और आपका डिमांड ये एक्सेस जा रहा है, तो आपको इस लाइन को नीचे करना है, इसका मतलब है इक्विलिब्रियम पे लाना है। यही है करेक्ट करने का मतलब। करेक्ट करने का मतलब है जो भी एक्सेस डिमांड है उसको नीचे की तरफ डाउन करना है, और इसको करने के लिए हमारे पास ये कुछ चीज़ें हैं जिसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगा एंड मॉनेटरी पॉलिसीज। मॉनेटरी पॉलिसीज जो है वो आरबीआई बनाती है, और यहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरफेयर जो है वो गवर्नमेंट इंटरफेयर कर रही है। तो यहाँ पर देखो गवर्नमेंट क्या चीज़ें कर सकती है, वो यहाँ लिखा है डिक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंड, यानी एक्सपेंडिचर। मैंने आपको पीछे बताया था, अगर गवर्नमेंट फालतू के खर्चे करना बंद कर दे, जैसे रोड बना रहे हैं तो कोई बात नहीं, कुछ टाइम के लिए रुक सकते हैं, या अगर वो ब्रिज बना रहे हैं कुछ टाइम के लिए वो रुक सकते हैं। तो अगर गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को कम कर ले तो कहीं ना कहीं हम एक्सेस डिमांड को कंट्रोल कर सकते हैं। और दूसरा काम गवर्नमेंट ये कर सकती है कि टैक्स में इंक्रीज कर दे। अगर गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा देगी तो कहीं ना कहीं डिमांड अपने आप जो है कम हो जाएगा। बाकी सेकंड पॉलिसी मॉनेटरी में वन बाय वन एक एक को समझाता हूँ, यहाँ लिखा हुआ है ये रहा। इसके बारे में तो आपको प्रॉपरली देख सकते हो कि यहाँ लिखा है द सेंट्रल बैंक, ये रहा मॉनेटरी से रिलेटेड। ये दो पॉइंट तो अभी अभी मैंने समझाए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसमें कोई दिक्कत आपकी नहीं आएगी। यहाँ लिखा है डिक्रीज इन मनी सप्लाई एंड अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, कहने का मतलब है द सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई एम टू रिड्यूस एबिलिटी ऑफ क्रेडिट इन इकोनॉमी थ्रू द मॉनेटरी पॉलिसी। इसलिए मैंने कहा था कि मॉनेटरी पॉलिसी का जो राइट होता है वो आरबीआई के पास होता है, और ये एग्जाम में पूछता है who is make a monetary policy, so RBI is make a monetary policy, ठीक है। फॉर दिस पर्पस टू मेजर इंस्ट्रूमेंट जो कि हमने पीछे पढ़ा था वो एक एक करके कर लेते हैं। वो ये रहा, नंबर वन बैंक रेट। अगर बैंक रेट बढ़ा दोगे तो आगे से कॉमर्शियल बैंक को जो है आरबीआई से लोन महंगा मिलेगा, कॉस्टली मिलेगा, और आगे चल के जो कॉमर्शियल बैंक है वो अपने कस्टमर को लोन जो है वो कॉस्टली जो है देंगे। यानी कि इससे क्या होगा, इंटरेस्ट रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, जिससे लोग जो है लोन की इतनी ज़्यादा डिमांड कर रहे थे वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, और मार्केट में डिमांड जो है, ये पूरी कहानी उसी से रिलेटेड है, उसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो इंक्रीज इन लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट एलआरआर, ये भी आपने पढ़ा है, एसएलआर और एलएलआर। कहने का मतलब है कि कॉमर्शियल बैंक आर obliged to maintain legal reserve and it is increase reserve direct method reduce the ability of credit। अगर आरबीआई ने कह दिया है कॉमर्शियल बैंक को कि भाई साहब आपके पास लीगल रिजर्व में इतने रुपए होने चाहिए, आप इससे कम नहीं रख सकते अपने पास, आपको इतना मेंटेन करके रखना पड़ेगा, तो लोग वो जो कॉमर्शियल बैंक है जैसे पीएनबी हो गया या एचडीएफसी हो गया, वो अपने कस्टमर को लोन फिर कम देंगे, क्योंकि वो जो रिक्वायरमेंट है उनको अपने पास रखना पड़ेगा। ये किसने बोला है, आरबीआई ने बोला है। आरबीआई बेटा बात तो माननी पड़ेगी आरबीआई की, वरना आरबीआई रिस्ट्रिक्ट है इस सब चीज़ों में, और बैंक भी बंद करवा सकती है, पेनल्टी लगाएगी वो अलग। तो इसीलिए ये दो चीज़ें हैं जो एलआरआर में काम आती है। नंबर वन सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, ये वो मिनिमम परसेंटेज है जो कि आपको सेंट्रल बैंक के पास एक लाइबिलिटी के तौर पे रखना पड़ता है, ठीक है। और आपने ये बैंकिंग में पढ़ा है तो इसलिए आपको इतना ज़्यादा यहाँ पे समझाने की ज़रूरत नहीं है।
स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो का मतलब है ये वो मिनिमम परसेंटेज है जो कि कॉमर्शियल बैंक अपने पास मेंटेन करके रखती है कैश एंड गोल्ड में, ठीक है ना। ये मेंटेन करके दोनों क्या करते हैं, रखते हैं। तो अगर चाहे वो कैश हो या गोल्ड हो, इसमें उन्हें मेंटेन करके रखना पड़ेगा। और इसीलिए अगर आरबीआई ने कहा कि ये दोनों में जो आपका, यानी जो आपने सीआरआर जो है इसको बढ़ा दे और या स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को बढ़ा दे, तो इससे क्या होगा, जो बैंक है वो कॉमर्शियल, यानी जो जितने भी कॉमर्शियल बैंक हैं वो अपने कस्टमर को लोन कम दे पाएंगे और इस वजह से जो है मार्केट में डिमांड कम हो जाएगी। तो मेरी बात आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रही हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप एक बार और स्लो में वीडियो देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। सेकेंड इज अ क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। चलो जी, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट के बारे में भी बात यहाँ कर ही लेते हैं कि व्हाट इज़ द क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। तो इंक्रीज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट, ठीक है, यानी कि हमने अलग अलग इंडस्ट्री को बता रखा है कि आप किस टाइप का लोन लेना चाहते हो। जो स्मॉल इंडस्ट्री है उनकी लोन की कैपेसिटी जितनी होगी उतनी हमने रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेट कर दिया, यानी मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब है एक लिमिट सेट कर देना कि कौन सी इंडस्ट्री को कितना लोन चाहिए, ठीक है। तो वही कह रहा है कि इट रेफर टू द डिफरेंस बिटवीन मार्केट वैल्यू एंड सिक्योरिटी ऑफर एंड द वॉल्यूम ऑफ अमाउंट द लैंड। कहने का मतलब ये है, अगर कोई स्मॉल इंडस्ट्री आ रही है, कोई भी इंडस्ट्री आ रही है, कह रही है मेरे को 10 करोड़ का लोन चाहिए, ठीक है जी, 10 करोड़ का लोन दे दिया आपको, तो बैंक बोलेगी आपको 10 करोड़ का तो लोन मिलेगा, लेकिन आपको सिक्योरिटी के तौर पे जो है कम से कम नहीं तो आपको 15 करोड़ की कोई प्रॉपर्टी आपको जो है सबमिट करनी पड़ेगी, अगर 2 साल के लिए भी लोन लिया हो तो, ठीक है। तो इससे क्या कह रहा है कि ये मार्जिन रिक्वायरमेंट को अगर बढ़ा दे, कहने का मतलब अब कह दे कि आज आप गए बैंक में तो कहा 10 करोड़ के लोन के बदले आपको 15 करोड़ की प्रॉपर्टी गिरवी रखवानी पड़ेगी, और आज जा रहे हो तो बैंक कह रहा है 20 करोड़ की प्रॉपर्टी गिरवी रखवानी पड़ेगी अगर आपको 10 करोड़ का लोन चाहिए। तो ये जो मार्जिन रिक्वायरमेंट इंक्रीज हुआ है, जिसकी वजह से वो जो लोन लेने आ रहे थे बंदे वो भी घबरा जाएंगे, कहेंगे यार ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया हमारे साथ कि मैं 10 करोड़ का लोन लेने जाऊं और 20 करोड़ की प्रॉपर्टी गिरवी रखवाऊं, ये तो फिर तो गड़बड़ हो गई। तो जिस वजह से जो है कंज्यूमर लोन नहीं ले पाएंगे, या इंडस्ट्रीज वाले जो है कहीं ना कहीं सोच समझ के लोन लेंगे, तो चीज़ें यहाँ पर जो डिमांड है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। वेरी गुड। तो ये मोरल सेंसेशन भी है, इसका मतलब है कि हम सामने वाले यानी सेंट्रल बैंक जो है कुछ पॉलिसीज़ बनाएंगी, कुछ एज अ मोरल सेंसेशन का मतलब है उनको एक तरीके से समझाएगी कि भाई आपने ऐसे काम करना है, एडवाइस देंगी कि भाई आपने इसको इस तरीके से काम करना है क्योंकि यहाँ मार्केट में एक्सेस डिमांड है और हमें इसको कहीं ना कहीं ठीक करना है, तो आपको इस तरीके से पॉलिसीज़ को फॉलो करना है। तो ये है मोरल सेंसेशन, यानी एडवाइस करना, ठीक है ना, सामने वाले को एडवाइस देना, ठीक है ना, डिस्करेज लेनी, ताकि वो कम से कम जो है मार्केट में रो एज अ लोन के तौर पे जो दे रहे हैं वो कम दे, ठीक है। तो बोलते बोलते मैं तो यार थक गया इतना, है ना। तो ये जो है सारी चीज़ें ये उसी के बिहाफ पे जो अभी हमने जितनी हमने, इसका उल्टा है, अगर हमें डेफिशिट डिमांड को कम करना है तो क्या करेंगे, तो भाई ये जो हमने पढ़ा है उसका जस्ट उल्टा ही है सारा। इसका आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए और ये भी आपके स्क्रीन शॉट में आ जाएंगे। जो भी हमने वहाँ इंक्रीज पढ़ा था, यहाँ देखिए डिक्रीज लिखा हुआ है, सारी चीज़ें उसकी अपोजिट है, तो आपको आसानी से चीज़ों को हैंडल करने में। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है भाई साहब। जाते जाते आपको एक तो फार्मूले की लिस्ट दे दे रहा हूँ, इनमें से सभी चीज़ें इन्हीं से जो है आएंगी। और ये जो टोटल 9 फार्मूले लिखे हैं, अगर आपने नहीं लिखे हैं ना तो भाई साहब आप अपने न्यूमेरिकल्स को खो दोगे। तो इसलिए ये 9 के 9 फार्मूले करने, और ये 9 के 9 फार्मूले पता है तीनों चैप्टर से इंक्लूडेड हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, एंड सेकंड इज अ इनकम जनरेट, ठीक है ना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट, एंड लास्ट चैप्टर इज जो अभी हम पढ़ रहे हैं एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड।
तो इसीलिए ये फॉर्मूले के बेसिस पे न्यूमेरिकल होंगे और कोई भी न्यूमेरिकल छूटना नहीं चाहिए। बहुत इजी न्यूमेरिकल है और 3 नंबर कहीं नहीं गए। अगर 2 क्वेश्चन आ जाए तो 6 नंबर के हो जाएंगे, लेकिन ये आएंगे आएंगे पेपर में। इसीलिए आपको अगर सही से पढ़ना है तो ये फार्मूले को भी अच्छे से करना होगा। इसके न्यूमेरिकल्स की भी प्रैक्टिस करेंगे हम, डोंट वरी। बट अभी फ़िलहाल के लिए इन्हीं थ्योरी पे आपने ध्यान देना है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक